हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परसेंटेज टर्म कि हम कैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें। उसमें पढ़ा था हमने बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वेट। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, वो है हमारी मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बार बार टर्में आएंगी, उन टर्मों को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बता देता हूं मैं कि इधर क्या होगा जब भी हम, क्योंकि हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। जहां भी एन बी होगा, क्योंकि हम इसमें बाइनरी सोल्यूशन डील कर रहे हैं, तो दो किस्म के इसमें होंगे कंपोनेंट, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। एन बी जो होगा वो होगा मोल ऑफ द सोल्यूट। जहां भी होगा मोल ऑफ सोल्यूट, ये बार बार हम आपने याद रखना है। और एन ए होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए जो होगा, डब्ल्यू ए जहां पर लिखेंगे हम, वहां लिखेंगे वेट, वेट आर मास, क्योंकि मास और वेट एक ही बात होती है केमिस्ट्री में। वेट आर मास ऑफ सॉल्वेंट। और जहां पर होगा एम ए होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आर, या हम इसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जहां भी डब्ल्यू बी होगा तो ये होगा वेट आर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट। और जहां पर एम बी होगा उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जहां भी ये टर्में आएंगी हम इस तरह से इनको, हम जहां भी अगर डब्ल्यू भी आया तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है। तो एम, जहां पर एम ए आएगा तो वो होगा सॉल्वेंट, क्योंकि बी हमारा होगा सोल्यूट। ए को मानेंगे हम सॉल्वेंट, ए को क्या होगा? ए होगा सॉल्वेंट और बी होगा हमारा सोल्यूट। दोनों मिलकर बनाएंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो अभी मैंने बताई आपको, मोलरिटी। मोलरिटी क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेस करते हैं हम कंसंट्रेशन को, वो एक टर्म है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। के सोल्यूट के कितने मोल सोल्यूशन में मौजूद हैं उसको हम बोलेंगे मोलरिटी। और ये इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम के साथ। तो एम किसके बराबर हो जाएगा? एम हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में निकालना है आपने। वॉल्यूम जो होगा वो किस में होगा? लीटर्स में। तो मोलरिटी अभी मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, एम आ जाएगा हमारे पास एन बी डिवाइडेड बाई वी। अगर वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम वी क्या होगा यहां पर? लीटर में। वॉल्यूम जो होगा वो होगा लीटर में। अगर ये होगा मिलीलीटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास एन डिवाइडेड एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, डिवाइडेड बाई, अगर वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थाउजेंड के साथ, क्योंकि वी डिवाइड, अगर हमने मिलीलीटर में निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम लीटर में लाने के लिए। वॉल्यूम मिलीलीटर डिवाइडेड बाई थाउजेंड, और अगर हम इधर लगाएंगे थाउजेंड चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा
NB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर हम इसी में देखेंगे यहां से ये कब होगा, इसको हम लिखेंगे, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर इधर हम देखते हैं कि मोल किसके बराबर होते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट या वेट हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे यूनिट की बात, तो यूनिट होते हैं मोलरिटी के, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है तो यूनिट इसके आ जाएंगे मोल पर लीटर। क्योंकि अगर हम यहां से देखेंगे इसको, तो ये इसको किस में नापेंगे, मोल में, और ये वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर। या फिर हम इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ये हो गए इसके यूनिट। इस तरह से हम इसको माप सकते हैं, किसको, मोलरिटी को। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे हमें क्लियर पता लगेगा कि हम मोलरिटी को निकाला कैसे जाता है। न्यूमेरिकल हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी। आपने मोलरिटी निकालनी है। अगर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व किया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसको हम मिलीलीटर भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूबिक और मिलीलीटर एक ही बात हो गई। तो हम लिखेंगे इधर सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि मोलरिटी जो है वो किसके बराबर होती है, WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये दिया हुआ है हमारे पास। मोलरिटी आ जाएगी हमारे पास, वेट दिया हुआ है हमारे पास, WB दिया हुआ है, वो है हमारे पास 49 ग्राम, 4.9, कितना है, 4.9 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा हमें सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का एक यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 98 ग्राम, 98 ग्राम। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दो और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि मिलीलीटर में था तो इसलिए हमने 1000, अगर लीटर में होगा तो फिर 1000 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमने लगा दिया इधर 500 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा, ये 20,20,5,1, ये कट जाता है 2, तो ये आ जाएगा 249, तो इसका 10 बन जाएगा नीचे 1, तो ये आ जाएगा 0.1 मोलर। 0.1 मोलर भी लिख सकते हैं हम इसको, मोलर, क्योंकि मोलरिटी है तो मोलर सीधा लिखेंगे, तो फिर हमने, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, यह बन गई हमारी मोलरिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं मोलरिटी क्या चीज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ की तरफ। अगली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी स्ट्रेंथ, तीसरी टर्म है ये स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो गई, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम, S से डिनोट करते हैं हम इसको। तो स्ट्रेंथ क्या हुई, स्ट्रेंथ क्या है, it is defined as the amount of the solute in grams present per liter of the solution। कितना सोल्यूट इन ग्राम्स में है किसी सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को अगर हम देखेंगे, स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई volume of the solution in liter, volume of solution in liter। स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगी, मास ऑफ द सोल्यूट
मैंने बोला मास ऑफ द सोल्यूट किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेट या मास, ये आगे जाएगा WB डिवाइडेड बाई V, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में लिया हमने। अगर इसको मिलीलीटर में लिया तो क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाई VmL में लिया तो ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट इसके होंगे स्ट्रेंथ के यूनिट अगर हम इसमें देखेंगे तो यूनिट होंगे इसमें, सोल्यूट को किस में नापा जाता है, ग्राम्स में, और वॉल्यूम को लीटर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं ग्राम लीटर इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर। ये आ गए यूनिट। अब देखते हैं मोलरिटी किसके बराबर थी हमारी, मोलरिटी थी हमारे, अगर हम मोलरिटी देखेंगे, मोलरिटी हमारी कैसी थी, किसके साथ कैसे रिप्रेजेंट करते, WB डिवाइडेड बाई MB इंटू V मतलब V अगर लीटर में है ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम इधर देखेंगे WB डिवाइडेड बाई ये WB डिवाइडेड बाई V जो है हमारा, ये क्या है, इसको हम मानेंगे स्ट्रेंथ, यही है स्ट्रेंथ हमारी। तो इसका मतलब मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोलरिटी जो है हमारी वो हो जाएगी स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई, अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। स्ट्रेंथ और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट करेंगे तो ये हमारी यहां से भी मोलरिटी निकल सकती है, या स्ट्रेंथ जो निकालनी होगी हमने, कभी मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से भी हम स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा, if 4 gram of solute dissolved in 250 milliliter of the solution, find its strength। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं we know that स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ होती है वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, या फिर अगर मिलीलीटर, यहाँ पर मिलीलीटर में है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा WB डिवाइडेड बाई V, और इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ये है 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 250 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी निकल कर 16 ग्राम पर लीटर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 16 ग्राम पर लीटर। ये आ गई हमारी स्ट्रेंथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या चीज, it is defined as the number of grams equivalent of the solute dissolved per liter of the solution। कितने नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट सोल्यूट है, इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट देखने हम इसमें इक्विवेलेंट वेट देखना पड़ेगा, फिर पता लगेगा इसमें इक्विवेलेंट। पहले देखो इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे इसको, मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। इसको हम लिख सकते हैं
ग्राम्स इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं ग्राम्स इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? इज इक्वल टू WB, मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द molecular weight of the solute, equivalent molecular weight of the solute multiplied by V, volume of the solution, volume of the solution। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आ गया? WB डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई V इन मिलीलीटर में आ गया। ये लीटर में था, ये मिलीलीटर में, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट वेट को अगर हम देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसका होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर एक बात आती है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो किसके बराबर होगा? वो हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब हमारा आगे अगर हम ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी हो जाएगी किसके बराबर? WB वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर लीटर में है तो फिर 1000 नहीं लगेगा, सेम कंडीशन है मोलरिटी की तरह, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन n फैक्टर के साथ। अब n फैक्टर क्या चीज है इसको हम देखेंगे। पहले हम इसके यूनिट लिख देते हैं। यूनिट क्या होंगे? नॉर्मेलिटी के यूनिट होंगे इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी के। अब देखते हैं पहले n फैक्टर क्या चीज है। n फैक्टर जो है ये क्या चीज है? हम पहले कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, n फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करें? ये अलग अलग के लिए अलग। इन केस ऑफ एसिड्स देखेंगे हम, इन केस ऑफ एसिड्स तो n फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड इन सॉल्यूशन, एसिड इन सॉल्यूशन। कितने H पॉजिटिव देगा तो वो हम उसका n फैक्टर मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl में देखेंगे तो HCl में HCl टूटेगा तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कितने H पॉजिटिव दिए? 1। तो n फैक्टर क्या हो गया हमारा? n फैक्टर हो गया हमारा 1। इसी तरह से अगर हम दूसरा देंगे H2SO4, अगर ये सॉल्यूशन में टूटा तो क्या देगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो n फैक्टर क्या हो गया हमारा? n फैक्टर हो गया हमारा 2H पॉजिटिव दे रहा है तो ये 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे CH3COOH तो ये टूटेगा, बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव दिए? 1। n फैक्टर क्या हो गया हमारा? 1। इस तरह से हम एसिड के n फैक्टर निकालते हैं। और H पॉजिटिव ऐसे नहीं कि सब H पॉजिटिव। अगर हम देखेंगे इसमें, अगर हम देखते हैं H3PO3, इसमें जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर 1 होगा। n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर इसमें 1 होगा। कैसे होगा?
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बनेगी इसकी स्ट्रक्चर POH HO और H। अब 1 कैसे होगा? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा वही आयोनाइज होगा, बाकी आयोनाइज नहीं होंगे। तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा? एन फैक्टर इसका आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो एन फैक्टर भी 1 ही होगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं H3PO4, तो इसमें जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर इसमें आ जाएगा 3। क्यों? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बनेगी इसकी स्ट्रक्चर कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन? 3। तो ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो एन फैक्टर माना जाएगा, जो H पॉजिटिव देगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं H3PO2, तो इसमें जो एन फैक्टर होगा वो होगा हमारा एन फैक्टर होगा 2। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है POH OH, इस किस्म के स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन हैं इसको ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, तो एन फैक्टर भी इसका 2 होगा। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इस तरह से हम एसिड का निकालते हैं। एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड को बोलते हैं हम, एक्चुअल में एन फैक्टर क्या हो गया? इन केस ऑफ एसिड्स, इन केस ऑफ एसिड्स एन फैक्टर जो होगा इज नोन एज, उसकी हम बेसिसिटी बोलते हैं, क्योंकि एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। जितनी उसकी बेसिसिटी होगी उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड कर देंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा। जैसे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। जैसे अगर हम देखते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 98 आ रहा है, और इसमें ये एन फैक्टर है इसका 2, तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट जो इसका है वो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप HCl की बात करें, HCl, तो HCl में डिवाइड किससे होगा? मॉलिक्यूलर वेट। HCl का मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई उसको हम कितने हाइड्रोजन दे सकता है? 1, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट वेट इसका चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं किसका? एसिड्स का। अगर हम इसी तरह से CH3COH है, हमारे पास एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो ये हो गया 12 कार्बन, 12 दूनी 24 कार्बन का, हाइड्रोजन आ गया हमारे पास 4, और प्लस ये आ गया 32 इज इक्वल टू 60 ग्राम। 60 ग्राम अगर आता है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका? एस्टिक एसिड का। तो एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट और ये H पॉजिटिव कितने दे रहा है? इसकी बेसिसिटी क्या है? 1, तो इसको 60 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 60 ही होगा। 60 ग्राम ही इक्विवेलेंट वेट, 60 ग्राम ही मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। एन फैक्टर अगर हम देखते हैं दूसरे केस में, एन फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस, एन फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस, अगर बेस का एन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने OH दे रही है बेस, तो वो उसका एन फैक्टर होगा, और उसके मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हम इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। जैसे
NaOH है हमारे पास, टूटेगा, क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो N फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, N फैक्टर इसमें आएगा 1। इसी तरह से BaOH होल ट्वाइस, ये टूटेगा, ये बनेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो N फैक्टर कितना होगा इसमें, N फैक्टर हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से अगर AlOH होल थ्राइस, ये टूटेगा, तो ये बनाएगा हमारा Al3 पॉजिटिव प्लस OH3 नेगेटिव, 3OH नेगेटिव, N फैक्टर हमारा कितने OH दे रहा है, ये हो जाएगा 3। तो N फैक्टर जो एसिड का होगा, बेस का, N फैक्टर जो बेस का होगा, N फैक्टर ऑफ बेस is also known as its acidity, उसकी हम बेस की एसिडिटी बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं एसिड की होती है बेसिसिटी, एसिड की हो गई बेसिसिटी और बेस की हो गई एसिडिटी। इसी तरह से अगर हम साल्ट का कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, इन केस ऑफ साल्ट्स, अगर साल्ट के केस में देखेंगे तो ये होगा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उसको हम बोले, उसको मानेंगे हम N फैक्टर, क्या मानेंगे उसको हम, उसी को मानेंगे हम N फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl टूटेगा, NaCl में पॉजिटिव कितना है, ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव, इस पर 1 नेगेटिव है, तो N फैक्टर जितना चार्ज होगा, N फैक्टर हो जाएगा हमारे पास या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन साइन नहीं देखेंगे हम, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना है 1, तो हम इसका रखेंगे 1। अगर Na2CO3 है तो इसमें N फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, ये इसमें होगा 2, क्योंकि सोडियम 1 पॉजिटिव, 2 सोडियम 2 पॉजिटिव, 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, तो टोटल कितना चार्ज आ गया पॉजिटिव 2, और इस पर है नेगेटिव 2, तो हम या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, तो ये 2, इसका N फैक्टर हो गया 2। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, अगर इनका देखना है हमने N फैक्टर, तो जैसे हम एग्जांपल ले जाते हैं, हमारे पास KMnO4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अलग अलग देगा, जैसे ये एसिडिक मीडियम, फिर हो गया हमारा बेसिक मीडियम होगा, और तीसरा होगा ये न्यूट्रल मीडियम में अलग देगा, न्यूट्रल मीडियम। अगर हम इधर KMnO4 की बात करें तो K पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव 1, इस पर है पॉजिटिव 7, और इस पर है नेगेटिव 2, तो ये एसिडिक मीडियम में दे रहा है Mn2 पॉजिटिव। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में हम देखेंगे कि वैलेंसी कितनी चेंज हो रही है। अगर मैग्नीज देखेंगे हम, इसमें मैग्नीज की वैलेंसी जो थी +7 थी, और यहां पर मैग्नीज की +2 है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो जितनी वैलेंसी चेंज हो रही है तो उसको हम N फैक्टर उतना ही होगा, N फैक्टर इसमें आ जाएगा 5, N फैक्टर कितना आ जाएगा 5। अगर हम इसमें देखेंगे बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बन रहा है K2Mn2O4। अब वैलेंसी कितनी चेंज हो रही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 है इसकी, यहाँ पर इसकी हो गई पॉजिटिव 6, 6 2 12,
ठीक। तो प्लस इधर -2 इसके ऊपर चार्ज है, तो कितनी वैलेंसी चल रही है, +7 से +6 आ रही है, +6। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा हमारा 1। और अगर हम इसमें देखेंगे न्यूट्रल मीडियम में, तो इसमें Mn4 पॉजिटिव, O2 है तो ये इसमें 4 पॉजिटिव, तो 7 से रिड्यूस हो रही है वैलेंसी कितनी, 4। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, एन फैक्टर इधर हो जाएगा हमारा, जितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो एन फैक्टर भी 3 होगा। अब ऐसे ही अगर हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, अब इसमें देखेंगे अगर हम KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इन एसिडिक मीडियम से, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4। KMnO4 कितना है, 158। तो एसिडिक मीडियम में तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा KMnO4 का, ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इसने कितने एन फैक्टर कितना था इसमें 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा हमारे पास किसका, KMnO4 का। ये कुछ ट्रिक्स थे जिससे हम एन फैक्टर निकाल सकते थे, और जब एन फैक्टर निकल गया तो हम इक्विवेलेंट वेट मजे से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है कंपाउंड का, और उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट होगा जो, तो वो अगर हो गया तो हमारी नॉर्मेलिटी जो है वो आराम से निकल सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये हम देखेंगे। नॉर्मेलिटी किसके बराबर है हमारी, नॉर्मेलिटी हो गई हमारे पास WB मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई V। अगर हम इसको देखेंगे मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी जो है वो है हमारी WB डिवाइडेड बाई MB, अभी हमने पढ़ा इसको द वॉल्यूम। अगर हम इसको देखेंगे ये बन जाती है हमारी मोलैरिटी, ये क्या है, मोलैरिटी। तो हम नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो इस तरह से हम मोलैरिटी से भी नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर के साथ, तो ये हमारी निकल जाएगी मोलैरिटी, मतलब एन अगर मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, हम बेसिसिटी बोल सकते हैं इसको, बेसिसिटी, या N इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एसिडिटी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम, वहां से हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाए। 0.499 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सॉल्यूशन, या 50 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सॉल्यूशन लिया। कैलकुलेट्स इट्स नॉर्मेलिटी, इसकी नॉर्मेलिटी मालूम करनी है हमें। हम देखेंगे इसमें WB क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द वेट दिया हुआ है हमारे पास कितना, 0.49 ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, वो कितना है 98। तो हम इजिली यहां से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर है हमारी, नॉर्मेलिटी है WB मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। चूंकि इधर मिलीलीटर में है हमारा ये सॉल्यूशन, तो मिलीलीटर में है तो इधर मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट जो है किसका,
सल्यूट का इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेंगे हम। ये कितना है, WB हमारे पास दिया हुआ है 0.49 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर H2SO4 कितने H पॉजिटिव देगा, 2, तो एन फैक्टर हो गया इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, वॉल्यूम कितना है 250, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 0.04 इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आ गई हमारी नॉर्मेलिटी। ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, वेट हमें दिया हुआ है, एन फैक्टर हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है, 1000, अगर वॉल्यूम जो है 150, अगर यहाँ पर 1 लीटर होता तो हमें 1000 नहीं लेते, हमें लेना पड़ा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है। तो इस वजह से हमारी जो नॉर्मेलिटी निकल कर आई वो 0.04 इक्विवेलेंट पर लीटर। So I think you got it clearly. Then we solve another problem. एक और क्वेश्चन से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 इसमें लेंगे हम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 0.4 ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, हमें पता है नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारे पास, वही फार्मूला लगेगा WB मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाइड बाई V इन मिलीलीटर। अब देखते हैं इसमें वेट दिया हुआ है हमारे पास 0.74 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर कितने OH देगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 74 ग्राम, तो इधर लिखेंगे हम 74 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये निकल कर आएगी हमारी 0.1 नॉर्मल। 0.1 नॉर्मल भी बोल सकते हैं, 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 0.1 एन नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। या इसको इक्विवेलेंट को ऊपर ले आओ तो लीटर ऊपर ले आएंगे तो इन्वर्स हो जाएंगे इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा नॉर्मेलिटी क्या चीज है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब एग्जाम में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कहीं आ जाती हैं तो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इसी चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो आप समझ गए होंगे कि हमने सॉल्व कैसे करना है इसको। तो शुक्रिया, थैंक यू।